नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज हम चलते हैं कक्षा 9वीं हिंदी की जो पुस्तक है कृतिका। इस कृतिका का तीसरा पाठ है और मध्य प्रदेश बोर्ड के अनुसार अंतिम पाठ है तीसरा। इसके 3 ही पाठ हमारे पाठ्यक्रम में है। तो तीसरा पाठ है रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। उनके द्वारा रचित जो एकांकी है उसके प्रश्न उत्तर को देखेंगे। उससे पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि जो चैनल है यूट्यूब चैनल ललित गुप्ता सर 560, इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, अपने मित्रों तक इसको पहुंचाएं। साथ में इंस्टाग्राम आईडी ललित.गुप्ता67 आप चाहें तो इस पर भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। और आपको विषय से संबंधित विशेष जानकारी चाहिए तो मेरा मोबाइल नंबर है 77 480 34 984। आप चाहें तो इस पर भी मुझसे फोन लगा सकते हैं, कॉन्टेक्ट बना सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। चलते प्रश्न उत्तर की ओर। रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना करना कहां तक तर्कसंगत है? तो इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्कसंगत नहीं होता है, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। समय परिवर्तनशील है, वह सदैव एक सा नहीं रहता। समय के साथ हुए बदलाव को स्वीकार करने में ही भलाई है, न कि उसकी तुलना बीते हुए कल से करने में है। क्योंकि समय जो है उस परिवर्तनशील है और समय के साथ साथ बहुत सारी विषय वस्तु बदल जाती है, तो हमें कल की तुलना आज से नहीं करनी चाहिए। चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 मुझे पाठ्यक्रम के हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं लगा तो मैंने नहीं लिखा। प्रश्न नंबर 3 पर चलेंगे। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं है। उमा उनकी बेटी है, उससे वो क्या अपेक्षा कर रहे हैं देखते हैं। बेटी का रिश्ता तय करने के लिए रामस्वरूप अपनी बेटी उमा से क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली लड़की की तरह व्यवहार करने की अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लड़की जो पढ़ी लिखी है वो कैसी दिखे, सीधी सादी, कम पढ़ी लिखी और कम बोलने वाली। ठीक है, उनका ऐसा सोचना उचित नहीं है, क्योंकि लड़की कोई भेड़ बकरी, मेज कुर्सियां, कठपुतली नहीं होती जैसे हम अपने इशारों पर क्या कर सकते हैं, नचा सके। तो ये सही नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 6। शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? शंकर जैसे लड़के या फिर उमा जैसी लड़की, हमारे समाज को इन दोनों में से कौन से व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। हमारे समाज में किसकी आवश्यकता? उमा जैसे व्यक्तित्व, स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 का जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। देखते हैं। रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। रीढ़ की हड्डी जो शीर्षक है इसकी सार्थकता स्पष्ट कीजिए। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया। इस शीर्षक में क्या किया गया है? समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया तथा उस पर प्रहार किया गया, क्योंकि रीढ़ शरीर का मुख्य हिस्सा होता है, वही उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने और कूदने में मदद करता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों? तो कथा वस्तु के आधार पर तो हमें उमा ही इस एकांकी के मुख्य पात्र लगती है। पूरी एकांकी ही उमा के इर्द गिर्द घूमती है। लेखक समाज की सड़ी गली मानसिकता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहता है। उसका सशक्त व्यक्तित्व सारे पात्रों पर क्या होता है? भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो रामस्वरूप एक ऐसे पिता हैं जो आधुनिक सोच रखते हैं। रामस्वरूप क्या है? आधुनिक सोच रखते हैं एवं अपनी पुत्री को पढ़ाना चाहते हैं, परंतु उसके विवाह में उसकी उच्च शिक्षा को छुपा रहे हैं, है ना। पढ़ाना चाहते हैं लेकिन उसके विवाह में उसकी उच्च शिक्षा को
छुपा रहे हैं, जो उसकी उनकी कायरता एवं विवशता को प्रदर्शित करता है। और गोपाल प्रसाद क्या है? रूढ़िवादी व्यक्ति है, जो पुरुष और नारी की समानता में विश्वास नहीं रखते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। अब हम आ गए हैं प्रश्न नंबर 10 पर। इस एकांकी का क्या उद्देश्य है? जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है, इस एकांकी का उद्देश्य क्या है ना? मतलब ये एकांकी का क्या है, ये क्या संदेश दे रही है समाज में, देखते हैं। इस एकांकी के उद्देश्य निम्नलिखित है। ये एकांकी स्त्री पुरुष समानता की पक्षधर है ना? दूसरा है लड़कियों के विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना, इसका एक उद्देश्य है। साथ में स्त्री शिक्षा के प्रति जो दोहरी मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं, उनको भी बेनकाब करना इसका उद्देश्य है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं? देखते हैं। समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु हम निम्न प्रयास कर सकते हैं। क्या प्रयास कर सकते हैं? जैसे पहला प्रयास है, स्त्री शिक्षा में हमें योगदान देना चाहिए। हम क्या क्या हमें स्त्री शिक्षा में योगदान देना चाहिए, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। दूसरा, अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों को उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। और इसके बाद है, उनके मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। महिला, उनका मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस तरह से हमने हमारे जो पाठ है इस एकांकी को पूरा किया। इसके साथ ही हमारी पूरी कृतिका जो है वो पूरी हुई। और विश्वास रखें, आपको हमेशा अच्छी वीडियो और विषय संबंधित वीडियो मिलती रहेगी। और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में और भी विषय जो है, मतलब आपको व्याकरण या और भी हिंदी से संबंधित विषय की जानकारी है, तो लगातार चैनल पर बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।